हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज हमारा सीटेट एसएसटी आपको पता ही है चल ही रहा है। सुबह में मैंने आपको पॉलिटी कराया है, पॉलिटी की आज हमारी शुरुआत हुई है एंड 7th क्लास की एनसीईआरटी हम कर ही रहे थे, जिसका लास्ट चैप्टर है आज चैप्टर 8। ठीक है, इसके बाद से हम आपको पता ही है हिस्ट्री भी कंप्लीट, ज्योग्राफी भी कंप्लीट 7th क्लास तक। देन बस 8 क्लास की आपको हिस्ट्री करनी है, ज्योग्राफी करनी है। 7 चैप्टर है, 1 वीक में खत्म हो जाएगा। उसके बाद से आपको पॉलिटी करना होगा। और पॉलिटी भी बहुत ही, आज आपने देखा होगा कि पॉलिटी में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कुछ चीज़ें ही पढ़नी है जो कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीज़ें आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, पीडीएफ वगैरह। आप लोग अपना नोट्स बनाते रहना। और जो लोग मेरे से बोल रहे थे कि 1 लाइनर कब तक आएगा, तो जब आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही मैं आपको 1 लाइनर दूंगी, क्योंकि बीच में देने का कोई मतलब नहीं है। 1 लाइनर इसलिए है ताकि आप एग्ज़ाम के 2-4 दिन पहले आप उसको बार बार रिविज़न करें। अगर वहाँ से मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ और अगर वहाँ से अगर 40 क्वेश्चन भी आ जाता है, और 40 तो आपको पता ही है कि 40 + 20, बट मैं ओवरऑल बोल रही हूँ, मतलब पैडागॉजी भी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब मिला के। और बाकी आप अपने तरफ से अगर 10 भी क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो 50 नंबर तो आपके आ ही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि प्रीवियस क्वेश्चन को कोई सीरियसली लेता नहीं है, एक बार लोग करते हैं और जो क्वेश्चन बार बार सीटेट ने पूछा है वही क्वेश्चन आपके उस नोट्स में होगा। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आपको मैं दे दूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में कंजूसी मत करो, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बहुत मेहनत लगती है और आप सब जब सपोर्ट करते हो तो काफ़ी अच्छा लगता है। देखिए, अभी हमने जब पॉलिटी में पढ़ा था तो उसमें कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हमको पीडीएफ नहीं मिल पाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको टेलीग्राम पे जाके फाइल वाले सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे सारे पीडीएफ आपको आराम से मिल जाएंगे। अब जैसे हम ये पढ़ रहे हैं, कल हम लोगों ने पढ़ा था 7 चैप्टर। आज हम पढ़ेंगे 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। कुछ नए राजनीतिक गठन हुए थे और ये लास्ट है आज का। तो इसमें क्या क्या हुए थे ये हम पढ़ेंगे और जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे। बाकी ये सारी कहानी नहीं, क्योंकि अब समय नहीं है कि हम पूरी ये कहानी पढ़ें और यहाँ से कुछ पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है, बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बस यहाँ पे समझाना चाहूँगी ताकि आपको समझ में आ जाए कि आज हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, आपको पता होगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी, जो कि हम पढ़ चुके हैं। कई स्वतंत्र राजाओं के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदली और 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी कि ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्से को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। तो वो उसी का मानचित्र है ये, और आप ये नीचे भी देख सकते हैं। तो ये दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समयांतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई थी। और 18वीं शताब्दी के अगर हम 1707 की बात करें, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, तो 1761 तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई के दौरान महाद्वीप में उत्पन्न हुई नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आप समझ गए होंगे, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी उसके बाद से कुछ नई राजनीतिक शक्तियाँ आई, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो चलो देखते हैं। मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट। आपको पता ही है कि बहुत जब इनका जो है पतन होने लगा था मुगल साम्राज्य का, जैसा कि लिखा हुआ है कि अंतिम वर्षों में बहुत अलग अलग तरीके के संकट आए थे इनके सामने और बहुत सारे कारण थे उसके। जैसे कि जो औरंगजेब था उसने दक्कन में 1679 से देखिए यहाँ पर लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। किसने? औरंगजेब ने। और औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य प्रशासन की कार्य कुशलता भी समाप्त होने लगी थी। जो मनसबदार थे उनकी शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना बहुत ज़्यादा कठिन हो गया था। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात, मतलब ये बता रहा है कि किस तरीके से मुगल का पतन हुआ, औरंगजेब के समय से कैसे स्टार्ट हुआ। जो सूबेदार थे उसके रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनैतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गई। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। उसके बाद से क्या हुआ, उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोहों और कृषक आंदोलनों ने इस समस्याओं को और गंभीर बना दिया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिश थी।
अतीत में भी विद्रोही जो समूह हैं उन्होंने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु अब ऐसे समूह ने क्षेत्रों के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह से धीरे धीरे राजनैतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदार, स्थानीय सरदार व अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक न सके। तो बहुत सारी चुनौतियां आई, बहुत सारे बदलाव आए और औरंगजेब के उत्तराधिकारी जो है इसको रोक नहीं पाए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बहुत सारे कारण थे जिससे कि मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें लिख रही हैं। और आपको एक नादिर शाह है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से। क्या पूछेगा मैं आपको बताने वाली हूँ। इस आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच ईरान का शासक था नादिर शाह। इसने क्या किया, 1739 में दिल्ली पे आक्रमण किया और पूरे नगर को ही लूट लिया। बहुत ज़्यादा इसने धन दौलत लूटा था। और नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक था अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। तो आपको याद रखना है कि नादिर शाह कहाँ से आया था, ईरान से। और इसने क्या किया था, दिल्ली पे आक्रमण किया। कब किया था, 1739 में। बहुत सारा लूट मचाया था। उसके बाद से नादिर शाह के आक्रमण के बाद जो अफगान शासक था अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया। याद रखिएगा, ये जो अहमद शाह अब्दाली था इसने क्या किया, 5 बार आक्रमण किया था। सोचिए, अब नादिर शाह ने क्या लूट मचाया था, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। ये रहा नादिर शाह, फोटो देख सकते हैं, ये देखिए ऐसा दिख रहा है। देखिए बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये क्या क्या चुरा के लेके गया था, लूट के लेके गया था। तो इसने धन तो लूटा ही था मुगल कोष से, और किस तरीके से इसने धन लूटा था। जैसे कि इसने 60 लाख रुपए, कई हजार सोने के सिक्के, 1 करोड़ रुपए सोने के बर्तन, 50 करोड़ रुपए के गहने जवाहरात, बहुत सारी चीज़ें ले गई, बहुत बेसकीमती थी। और कुछ इतना बेसकीमती लेकर चला गया जिसका दुनिया में उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, और वो था मयूर सिंहासन। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि मयूर सिंहासन जो है कौन लेके चला गया था, तो वो था नादिर शाह, जो कि इसने दिल्ली पे आक्रमण किया था। समझ में आया? तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे इसकी फोटो देख ही सकते हैं। आप जानते हो कि नादिर शाह ने आक्रमण किया, फिर अहमद शाह अब्दाली ने 5 बार किया। तो सब कुछ ना साम्राज्य पर ना हर तरीके से दबाव पड़ रहा था। और आपको पता है कि अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंदिता ने उसे और भी कमजोर बना डाला, और आपस में बहुत सारे फूट थे। और अभिजात जो था वो 2 बड़े गुटों में बट गए, एक ईरानी और तुरानी। काफ़ी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे, और बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब 2 मुगल बादशाहों फर्रुखसियार और आलमगीर द्वितीय, याद रखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 मुगल बादशाह कौन थे, तो एक था फर्रुखसियार, दूसरा था आलमगीर द्वितीय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसलिए मैं इसको एक बार दोबारा पढ़ना चाहूँगी। सबसे पहले याद रखिएगा कि 2 गुटों में बटा था, एक ईरानी था, दूसरा तुरानी। काफी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे, और सबसे ज्यादा अपमानजनक स्थिति तब पैदा हुई जब 2 मुगल शासक फर्रुखसियार आलमगीर द्वितीय क्या हुआ कि हत्या हो गई। ठीक है, और कब हुई थी, 1754 से 1759 के बीच में। और 2 अन्य बादशाह जो अहमद शाह थे और शाह आलम द्वितीय थे, इनको भी अंधा कर दिया गया। सोचिए, ये मुगल बादशाह थे। ठीक है, मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदार, बड़े जमींदार सब जो है अपनी शक्ति और भी प्रबल बना लिए, जैसे कि अवध हो गया, बंगाल हो गया, हैदराबाद। तो इस तरीके से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ, यहाँ पर देखिए ये फर्रुखसियार है, और एक यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, एक अभिजात के दरबार में स्वागत करते हुए फर्रुखसियार। ठीक है, चलिए अब राजपूत के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने, मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू किए। जैसे कि जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार की गुट्टीय राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। तो कौन थे? जोधपुर के राजा अजीत सिंह। इसने क्या किया, मुगल दरबार की गुट्टी राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। राजपूत थे। उसके बाद से इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि किसको कहाँ की सूबेदारी मिली, तो जो अजीत सिंह थे इनको गुजरात का, जौ से याद रखना, जौ से
ठीक है, अब दोनों में ही जो है तो कुछ कर नहीं सकते हैं, बट फिर भी आप याद रखिएगा। तो इनको गुजरात की सूबेदारी मिली और अंबर के जो सवाई राजा जय सिंह थे इनको मालवा की सूबेदारी मिली, याद रखिएगा। बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण कर दिया। उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्से पर कब्जा करने की कोशिश की। ठीक है, फिर जोधपुर जो राजघराने थे इन्होंने क्या किया, नागौर को जीत लिया, और दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो जो ये अजीत सिंह थे ये इन्होंने क्या किया था, नागौर को जीत लिया था। और सवाई राजा जय सिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की थी और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। तो पूछेगा कि कब किया था, तो 1722 में। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये चित्तौड़गढ़ का किला है, राजस्थान। ठीक है, आप फोटो देख सकते हैं। इसके बाद से 1740 के दशक से राजस्थान में जो मराठे हैं, मराठों के अभियानों ने इन राजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू किया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ लिखा भी हुआ है, जयपुर के जो राजा जय सिंह है 1732 के एक फारसी वृत्तांत में राजा जय सिंह का वर्णन किया गया है कि बताया जा रहा है कि 12 वर्ष के लिए उन्होंने आगरा के सूबेदार रहे, 5-6 वर्ष के लिए वो मालवा के रहे, बहुत सारी चीज़ें की। उसके बाद से दिल्ली से लेकर नर्मदा तट तक फैला हुआ था इनका साम्राज्य। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, ये साइड में जो लिखा हुआ है कि कई राजपूत शासक ने मुगलों का अधिराजत्व स्वीकार किया, लेकिन मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। राणा प्रताप 1572 में उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन हुए। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, स्टेटमेंट में पूछ सकता है। जैसे कि कल मेरे पास एक मैसेज आया था, बहुत सारे लोग करते हैं कि हम नोट्स कैसे बनाएं, क्योंकि सीटेट तो स्टेटमेंट में क्वेश्चन देता है, और स्टेटमेंट में वो आप भी पता है पूरा पैराग्राफ देगा, फिर 4-5 नीचे ऑप्शंस, फिर तो इसके लिए तो हमें पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। तो जी हाँ, तभी तो टफ है ना। 1 लाइनर होता तो आप इतनी चीजें याद कर लेते। अब वो इतनी लाइन में से कहां से स्टेटमेंट बना देगा ये किसी को नहीं पता है। काफी लेंदी हो चुका है पेपर, अगर आप देखें तो फैक्चुअल चीजें बहुत कम आती हैं। ये जयपुर में जंतर मंतर है, क्वेश्चन पूछ सकता है। जंतर मंतर कहाँ है, जयपुर में है। और मेहारणगढ़ किला कहाँ है, ये भी जोधपुर में है। ठीक है, ये जयपुर में जंतर मंतर है और मेहारणगढ़ किला जोधपुर, ये सब आप याद रखिएगा क्योंकि ये सब स्टेटमेंट में पूछता है। और आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि वेधशालाओं का निर्माण किसने किया, तो अम्बेर के शासक सवाई जय सिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। कौन थे, सवाई जय सिंह। चलो अब सिखों के बारे में पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। हमने कल पढ़ा भी था कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनैतिक समुदाय के रूप में गठित हो गया। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। तो याद रखिएगा, वैसे खालसा पंथ की हमने पढ़ा ही था, इन्होंने स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। तो बाकी वही लिख रहा है कि इसके पश्चात जो है राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासक को सार्वभौम बताया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया था और गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह के नाम वाले जो सिक्के थे उसको गढ़कर अपने शासक को सार्वभौम बताया। सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उसे 1716 में मार दिया गया। तो बंदी कब बनाया गया था, 15 में, और मारा गया था 16 में। ठीक है, उसके बाद से आपको पता है कि सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि 18वीं शताब्दी में इन्होंने अपने आप को किस में संगठित किया गया था। तो जो सिख थे उन्होंने अपने आप को जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेवाएं दाल खालसा कहलाती थी। याद रखिएगा, जो जत्थ थे, जो मिसल थे, इनकी जो संयुक्त सेनाएं हैं उनको क्या कहा जाता है, तो दल खालसा, दल खालसा। और यही स्टेटमेंट में पूछेगा कि क्या उनको दल खालसा कहते थे, कहा जाता था या नहीं कहा जाता था। तो इसलिए डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। उन दिनों दल खालसा वैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें गुरुमत्ता, गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। तो जो सामूहिक निर्णय लिए जाते थे उनको क्या कहा जाता था, गुरुमत्ता, गुरु के प्रस्ताव। ठीक है, उसके बाद से सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत किसानों ने उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। ठीक है,
तो बेसिकली यहाँ से सब कुछ इंपॉर्टेंट है कि जो दल खालसा है ये क्या कहलाता है, गुरुमत्ता का मतलब क्या है, कितना प्रतिशत लेकर उनको संरक्षण प्रदान दिया जाता था। तो आप खुद सोचिए ना कि एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट में कुछ भी पूछेगा इस बार भी। और हाँ, याद रखिएगा एनसीईआरटी से ही आएगा, और हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। जो भी मेरे चैनल से आपको नोट्स मिलता है ना, सब कुछ एनसीईआरटी का ही होगा। गुरु गोविंद सिंह ने आपको पता है ये खालसा को प्रेरित किया था, ये तो हम सभी जानते ही हैं। और आपको पता है कि जो पहले मुगल सूबेदार थे उसके खिलाफ फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। और बेसिकली ये इंपॉर्टेंट नहीं है लाइन, तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। ये याद रख सकते हैं कि खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की थी। ठीक है, आप ये याद रखिएगा। बाकी यहाँ से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे। इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि लाहौर को अपनी राजधानी कब बनाया था महाराणा रणजीत सिंह ने? तो 1799 में। ठीक है, अब हमको एक बार पढ़ना है कि शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था। ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं। ये देखिए शिवाजी का फोटो आपको दिखा देती हूँ, ये रहे। इनसे रिलेटेड कुछ फैक्चुअल चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगी। देखो, 17वीं सदी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हुई, जिससे अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। शिवाजी का जन्म 1630 में शाहजी और जीजाबाई से हुआ था। किससे हुआ था? शाहजी और जीजाबाई से। अपनी माता और अभिभावक दादा कोंडदेव के मार्ग निर्देशन में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। और एक इनका पूछा जाता है इनके युद्ध का नाम। तो ये गुरिल्ला का जो युद्ध है ना, इसका ये प्रयोग करते थे, गुरिल्ला युद्ध। ये नाम कई बार पूछा जाता है कि गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग कौन करता था? तो वो करते थे शिवाजी। ठीक है, तो बस इतना ही याद रखना इनके फैमिली के बारे में, और गुरिल्ला युद्ध ये करते थे इसके बारे में। इसके अलावा और कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट नहीं है। मराठा के बारे में पढ़ लेते हैं, जैसे कि हमने शिवाजी के बारे में पढ़ा। मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ। शिवाजी 1627 से 1680 ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया। अब शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पेशवा का मतलब होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गया। तो पुणे पूछेगा मराठा राज्य की राजधानी कौन था? तो वो था पुणे। और शिवाजी की मृत्यु के पश्चात की ये बातें हो रही हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो उत्तराधिकारी के शासनकाल में उनको क्या कहा जाता था? तो उनको कहा जाता था पेशवा। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद से वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि किस तरीके से वो अपना जो है कब्जा करते थे, जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ सकें। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते। अब देखो, हमारे लिए तो ये लगेगा कि यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ से स्टेटमेंट में सीटेड मान लो पूछ लिया तो हम तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। तो वो पूछ सकता है कि किस तरीके से वो लोग लड़ाई करते थे, टक्कर ना लेते हुए, क्या चुपचाप से निकलकर शहर कस्बों पर हमला बोलते थे। मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकें। तो पूछ सकता है कि किस तरीके से लड़ाई होती थी, 4-5 स्टेटमेंट दे देगा और फिर बोलेगा आप बताओ। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, ये क्या करते थे, एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास किए थे। और उनका रहस्य क्या था कि वो मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर ना लेते हुए चुपचाप निकलकर शहर कस्बों पर हमला करते थे और मुगल सेना से ऐसी मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने कुमक आने के रास्ते मतलब काफ़ी उनको रोका जा सके। इस तरीके से ये लोग करते थे। ठीक है, उसके बाद से आपको पता ही है 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ और धीरे धीरे उसने क्या किया था, मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। फिर आपको पता ही है 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए थे। तो मालवा और गुजरात मुगलों से कब छीना गया था? 1720। उसके बाद से 1730 में मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप से मान्यता मिल गई और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि वो क्या वसूलने का अधिकार मिला था उन्हें, किस क्षेत्र पर? तो चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार मिल गया था। ठीक है, अब चौथ का मतलब आप देख सकते हो, ये देखिए चौथ और सरदेशमुखी, यहीं से तो क्वेश्चन बनता है। चौथ क्या है, सरदेशमुखी क्या है, तो वो मैं आपको बताना चाहूंगी। जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे।
तो कितना 25%। और सरदेशमुखी दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% हिस्सा। ठीक है, तो याद रखिएगा कितना प्रतिशत, चौथ का 25 और सरदेशमुखी का 9 से 10%। ओके, चलिए उसके बाद से 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई। और उसके बाद से सारी चीज़ें हुई कि भेंट की रकम ली जाने लगी और संसाधनों का भंडारा मिला, बहुत सारी कीमतें भी चुकानी पड़ी, यही सारी चीज़ें लिखी गई हैं। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेते हैं। परिणाम स्वरूप मराठा को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो वो है 1761 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद से जो बाजीराव प्रथम थे वो बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाने जाते थे। याद रखिएगा, बाजीराव प्रथम को हम बाजीराव बल्लाल के नाम से जानते थे। पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे, वह एक महान मराठा सेनापति थे। उन्हें विंध्य के पार मराठा राज के विस्तार का श्रेय प्राप्त है और वे मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात, पुर्तगाली के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए भी जाने जाते थे। तो बाजीराव प्रथम को किस नाम से जानते थे? बाजीराव बल्लाल, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। अब देखिए 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। ये शहर हर तरह के बड़े और समृद्धशाली थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। तो क्वेश्चन पूछेगा कि चंदेरी के क्षेत्र में क्या उत्पादित होता था, तो याद रखिएगा रेशम वस्त्र। और बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की दूरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को शामिल कर लिया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि चंदेरी के क्षेत्र में क्या उत्पादित होता था? रेशमी वस्त्र। ठीक है, चलिए अब हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी। अब जाट के बारे में पढ़ लेते हैं। जाट के बाद हमको बस यही लास्ट है, जाट हमको पढ़ना है। देखिए जाट के बारे में आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। कौन थे? चूड़ामन। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों की बीच के क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक ही बन गए। जाट क्या होते थे? वो समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा, अभी हमने पढ़ा था ना, नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, जो मयूर सिंहासन था वो उठा के लेके चला गया। तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। नादिर शाह का पुत्र था जवाहिर शाह, इसके पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठों से लिए और 15,000 सैनिक सिखों से लिए और इन सबके बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा। ठीक है, ये आप देख सकते हो नीचे। जहां भरतपुर का किला काफी हद तक पारंपरिक शैलियों से में बनाया गया, वहीं दींग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, दींग की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूने पर बनाई गई थी। और ये फोटो आपको दिख रहा होगा, ये 18वीं शताब्दी का दीग का राजमहल समूह है। और इमारत की छत, आपको छत पर ये मुख्य सभा दिखेगा, मुख्य सभा भवन, जिसको हम बांग्ला गुंबद, ये बांग्ला गुंबद है, मतलब यहाँ पर सभा, ये मुख्य एक सभा भवन है जहाँ पे लोग बैठते हैं, बात करते हैं। ठीक है, तो जाट के बारे में सारी चीज़ें याद रखिएगा। और बाकी वही लिखा हुआ है कि जाटों की शक्ति सूरजमल के समय पराकाष्ठा पर पहुंची थी और 1756 से 1763 के दौरान भरतपुर जाट राज्य को संगठित किया गया। सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में क्षेत्र शामिल थे और उसमें जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली शामिल थे। ठीक है, और सूरजमल ने क्या किया था? कई किले और महल बनवाए, जिनमें भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला इस क्षेत्र में बने सबसे मजबूत किले में से एक था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जो भरतपुर का जो लोहागढ़ का किला है वो किसने बनवाया? तो याद रखिएगा सूरजमल ने। ठीक है,
देखिए थोड़ा सा हिस्ट्री टफ पड़ जाता है, बट आपको याद रखना ही पड़ेगा। जैसे कि हमने जाट के बारे में पढ़ा, तो यहाँ से आप कुछ नाम याद रखिएगा, किस तरीके से क्या था, क्या जाट समृद्ध कृषक थे, यही तो स्टेटमेंट बनता है कि लिख देगा कि जाट के बारे में इसमें से कौन सी चीज़ें गलत हैं, और लिख देगा कि जाट समृद्ध कृषक नहीं थे। बहुत सारे लोग पढ़े नहीं रहेंगे तो टिक कर देंगे, तो इसीलिए आपको एक एक लाइन पढ़ना होगा। तो ये हमने देख लिया, दीघ की इमारत है, ये आप देख सकते हो, दीघ का राजमहल समूह है ये, जहाँ ऊपर जो है बांग्ला गुंबद है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि दीघ का जो राजमहल समूह था, क्या उसमें बांग्ला गुंबद था, क्या वहाँ पे सभा भवन होते थे? तो अगर आपने पढ़ा है तो आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। बाकी नीचे क्वेश्चन आंसर उतने इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, इसलिए मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ। तो ये आज हमारा लास्ट चैप्टर है, क्लास 7 खत्म हो गया। कल से आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, क्लास 8 स्टार्ट हो जाएगा एक साथ, ठीक है। 7 दिन में ख़त्म, और नवंबर में ही ख़त्म, दिसंबर तो पूरा बचा ही है अभी आपके पास। तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, और भी क्लासेस अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करने में कंजूसी मत करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।